इस समय की सबसे दुखद खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बहुत नासाज है और वो मेदांता के आईसीयू में भर्ती हैं। फिलहाल तमाम लोगों के ट्वीट से पता चलता है कि उनकी हालत क्रिटिकल है, वो आईसीयू में है और लोग उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करे और ठीक हो जाए। तो सोचिए कि बहुजन आंदोलन के बड़े नेताओं में से शरद यादव जी अब बहुत बुजुर्ग हो चले हैं, मुलायम सिंह यादव आईसीयू में हैं, लालू यादव अब फिर से रिकवरी कर रहे हैं, नीतीश कुमार उस पौध में एक बड़े नेता बचे हुए हैं जिन्होंने सोशल जस्टिस को जिया है, बहुत करीब से देखा है। तो 2024 के चुनाव में इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश वर्सेज मोदी, मतलब मंडल वर्सेज कमंडल की लड़ाई होगी। इसी दौरान गुजरात चुनाव जो है वो बहुत अहम है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, गुजरात में और हिमाचल में। आप कल्पना कीजिए, जो लोग गुजरात के दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चाहे तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी के पार्टी के प्रमुख भी हैं, वो लगातार हर सैटरडे संडे को दौरा कर रहे हैं गुजरात का। सवाल है कि ये काम आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा क्यों नहीं करती है। बसपा के आकाश आनंद कुछ तो यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि एक दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री, जिसके पास कोई संसाधन नहीं था, जिनकी कोई बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, वो जीत लेते हैं पंजाब को। लेकिन यूपी, बिहार, आरजेडी, सपा, बसपा जैसे क्षेत्रीय दल, जेएमएम जैसे दल कर, यहां तक कि मैं उसमें डीएमके जैसे दल जो है वो अपने राज्यों से नहीं निकलते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके जो सेकेंड लीडरशिप है वो बहुत कंफर्ट जोन में है, वो लोग राज्यों में विस्तार नहीं चाहते हैं। बीएसपी इस मामले में कई मामलों में आगे है। मान्यवर कांशीराम साहब ने अकेले अपने दम पर साइकिल से देश के सभी राज्यों में पार्टी को खड़ा कर दिया था। चंद्रशेखर रावत में भी पोटेंशियल है, वो भी लगातार देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है, जो एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, वो चाहती तो बाकी राज्यों में जो है लोगों को ऑप्शन दे सकती है। लेकिन अगर गठबंधन भी हो तो भी खेल बन सकता है। सोचिए, पूरे देश में सोशल मीडिया आने के बाद जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की यूनिटी बन रही है, मुझे लगातार भारत के मैं किसी राज्य में, सोचिए मेरे पास सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है जिसकी बहुत ज्यादा हैसियत नहीं होती है, मुश्किल से 150 मिलियन एवरेज लोग महीने में देखते हैं, मतलब रोज का 5 मिलियन लोग, 6 मिलियन लोग देखते हैं, यूट्यूब चैनल है। उसके बाद पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो बहुजन आंदोलन को समझने वाले लोग हैं, जो सोशल जस्टिस के समझने वाले लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग जो हैं इस चैनल को देखते हैं और रिकॉग्नाइज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाई जा सकती थी, संसाधन मसला है। बहुजन नेताओं के पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, ये बहुत जरूरी है, ये बात सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि राजनीति नहीं होगी। मान्यवर कांशीराम साहब के पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, एक आइडियोलॉजी थी, जुनून था, और उन्होंने देश के तमाम राज्यों में अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दी। लेकिन अखिलेश जी सीएम रहे हैं, उनकी पार्टी कई बार सीएम रही है, बीएसपी मुख्यमंत्री मायावती जी सीएम रही हैं, लालू जी सीएम रहे, राबड़ी जी सीएम रही, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, हेमंत सोरेन सीएम है, शिबू सोरेन सीएम है, करुणानिधि सीएम रहे, स्टालिन सीएम है। तो कहां चूक जाते हैं? मेरी राय है कि इच्छा शक्ति की कमी है। और तमाम राज्यों में सोचिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, हर राज्यों में वो एक नया पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी कर रही है। तो बहुजन समाज को ये करना पड़ेगा। और मैं एक बार में कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अगर पार्टी नहीं तो एक झटके में भी पार्टी खड़ी हो सकती है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के साथ मिलकर देश भर में सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम और जैसे छोटू बसावा है गुजरात में, उनके साथ गठबंधन करके लड़ा जाए। तो तमाम कांग्रेस हो या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा जाए, कोई एक सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी को अपने साथ, मान लीजिए कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में उसके पास संसाधन है तो उससे गठबंधन करके लड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री किसी कीमत पर अब कांग्रेस, राहुल गांधी तो नहीं बनने वाले हैं, किसी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को ही बनना पड़ेगा। सोचिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब शेड्यूल कास्ट के होने जा रहे हैं, यूपी जैसे राज्य में उनको अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट बनाया जा रहा है। तो अब तो ये तय है कि इस देश में प्रधानमंत्री कोई शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पिछड़ा या माइनॉरिटी ही हो सकता है। ये आप लिख लीजिए, गांठ मान लीजिए, जितनी समाज में जागरूकता आ गई है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां अपना एक्सपेंशन क्यों नहीं करती हैं। इस पर बात करनी पड़ेगी, इस पर अपनी राय रखनी पड़ेगी। दिल्ली जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तमाम राज्यों में पार्टी खड़ा कर सकता है, इसका मतलब कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में इच्छा शक्ति की कमी है। रही बात संसाधन की, तो ये समाज चंदा देकर भी पार्टी चला सकता है। तो ये तमाम डिस्कोर्स है जो बहुजन समाज को खड़ा करना चाहिए, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में इच्छा शक्ति की कमी है और आइडियोलॉजिकल वार में वो कम पड़ जाते हैं। लेकिन मैं देश के हिसाब से कहूं तो बहुजन समाज के लोग पूरे देश में, सोचिए नेशनल दस्तक को सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं। तो तमाम देशों में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इतने जागरूक हैं। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जो राज्य हिंदी पट्टी के नहीं है, जो राज्य, हमारा चैनल हिंदी में चलता है, लेकिन जो राज्य हिंदी में नहीं है, जहां की लोग पढ़े लिखे हैं, हिंदी को समझते हैं, उनके दूसरी तीसरी भाषा भी जिसकी हिंदी है। मैं कर्नाटक गया, गोवा गया, तमिलनाडु गया, आंध्रा गया, इन राज्यों में नॉर्थ ईस्ट से फोन आते हैं। सोचिए 1000 कॉल आते हैं एवरेज, देश भर से लोग कॉल आते हैं। जब एक यूट्यूब चैनल खड़ा किया जा सकता है और उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपने अपने विस्तार के बारे में सोचना चाहिए। और अगर विस्तार नहीं कर सकते, आप कल्पना कीजिए राजधानी दिल्ली में या रामलीला मैदान में तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, करुणानिधि, स्टालिन, ये सब लोग एक मंच पर खड़ा हो जाए तो कांग्रेस अपने आप गठबंधन के लिए तैयार हो जाएगी। और इनके बगैर कहीं सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से बहुजन आंदोलन बढ़ रहा है, जिस तरह से SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं, आप यकीन मान लीजिए कि एक दिन में पूरे देश की हवा बदल जाएगी। लेकिन पता नहीं इस तरह की सोच है लोगों में, नहीं है। समाज का वो दुख दर्द जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सेकेंड लीडरशिप के साथ एक समस्या आती है, देखिए कि राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि बहुजन समाज के आंदोलन को बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा। उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये होना पड़ेगा। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, इनको जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि आज भी इस देश में 90% आबादी वाले समाज में 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनके लिए भी बहुत काम करने की जरूरत है, और राजनीति काम के लिए होता है, बदलाव के लिए होता है। सब जब एक बाबा साहब इतना बदल सकते हैं, जब एक फूले पेरियार इतना बदल सकते हैं, जब एक जगदेव बाबू बदल सकते हैं, जब एक रामस्वरूप वर्मा बदल सकते हैं, एक पेरियार लड़ई सिंह यादव बदल सकते हैं, एक अयंगली बदल सकते हैं, तो तमाम सोशल मूवमेंट को आप देखिए, एक पेरियार बदल सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर बहुजन लीडरशिप की पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आती है, चाहे DMK हो, सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JMM हो, और ये लोग एक मंच पर आकर 2024 से पहले रामलीला मैदान में एक रैली कर दें, और देश के तमाम राज्यों में अगर ये कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में जाकर कैंडिडेट देते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ भी जाके कैंडिडेट देते हैं, तो बीजेपी के पास हार बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार इस तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप समझ लीजिए, चाहे ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, सबको गठबंधन में आना पड़ेगा। नीतीश कुमार की ये सामाजिक और राजनीतिक समझ है, फिलहाल वो इसको करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक इच्छा शक्ति, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह से वो 2 दिन गुजरात में रैली कर रहे हैं, यकीन मानिए 20 से 25% वोट गुजरात में उनके हिस्से में अभी दिख रहा है। उसके 2 फायदे हैं, बीजेपी हार भी सकती है उनकी वजह से और जीत भी सकती है। अगर सवर्ण वोट बीजेपी तोड़ती है तो यकीन मानिए फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है। आम आदमी पार्टी अगर तोड़ लेती है तो आप समझिए कि जो तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और इस देश में सबसे ज्यादा सड़कों पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। और लास्ट में वही सवाल, बहुजन समाज को वोकल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपने सब काम कर लिया है, आप सड़कें बनाते हैं, नदी साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप वैज्ञानिक भी हैं, आप साइंटिस्ट भी हैं, आप वकील बन गए, जज बन गए हैं। बस आपको बोलना पड़ेगा, बोलने वाले लोगों की कमी है।
और जब तक बहुजन समाज बोलना नहीं सीखेगा, जब तक बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं होंगे और जब तक बहुजन समाज के लोग, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, जब तक हम लोग एक कम्युनिकेशन नहीं करने लगेंगे, हमारे नेताओं को बोलना पड़ेगा। गलती कहां हो रही है वो सोचिए। बहुत ही ज्यादा सेल्फ पॉलिटिक्स हो रही है। पार्टी का जब विस्तार होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जरूरत पड़ेगी, स्टेट प्रेसिडेंट की भी जरूरत पड़ेगी और मुख्यमंत्री। किसी पार्टी का विस्तार तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसे एक दल में एक जगह पे रखा जाए। एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आपको अपने लोगों को सपने दिखाने पड़ेंगे, राजनीति में लाना पड़ेगा। सोचिए, इस देश के हर बहुजन परिवार को एक आदमी कम से कम राजनीति में आना पड़ेगा। राजनीति का मतलब एमएलए एमपी नहीं होता है, राजनीति का मतलब विधायक नहीं होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है सोशल रूप से अवेयर। आज मैं दंग था, हैरान था। मैं आज जंतर मंतर गया, वहां एक छोटे मतलब 25-30 लोग जुटे थे, आरक्षण के विरोध में रैली कर रहे थे। उनका अधिकार है। वहां एक ब्राह्मण समाज का युवा मिला जो नॉन मैट्रिक, जो स्कूल नहीं गया है, लेकिन जब मैंने उससे बातें की, वो वीडियो देख सकते हैं आप, तो धारा प्रवाह तमाम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर वो बोलता है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सवर्ण समाज का पीएचडी हो या नॉन मैट्रिक हो, उनका बात करने का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इंप्रूव होती है। लेकिन अब ये कमी बहुजन समाज में भी नहीं है। शानदार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, शानदार लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, शानदार लोग स्पीच दे रहे हैं। और सोचिए, हमारे पूर्वजों की कितनी शानदार विरासत रही है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास, तथागत बुद्ध, कबीर साहब, इनसे बड़ा लिखने वाला पढ़ने वाला कौन हुआ? डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा, पेरियार साहब से ज्यादा, फूले साहब से ज्यादा जगदेव बाबू के भाषण सुनिए, लालू यादव के भाषण सुनिए, मानवर कांसीराम साहब के भाषण सुनिए, मायावती जी का भाषण सुनिए, मुलायम सिंह यादव बोलते थे। तो बोलने की शक्ति आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और बहुजन समाज के लोग सिर्फ बोलने में जो कमी रह जा रही है, उसी की वजह से हम लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सफल नहीं है, और इसी वजह से आर्थिक रूप से सफल नहीं है। हमारा जो सेकेंड जनरेशन नेता है, उसमें एक जो प्रॉब्लम हो रही है, जो राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में कहे तो उन्होंने कहा है कि नेहरू ने इंदिरा गांधी को संसद में नहीं भेजा। पहले उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया भेजा, चिट्ठियां लिखी, देश भर में घुमाया, आंदोलन समझाया, और इंदिरा गांधी उनसे ज्यादा समय तक राज करती अगर उनका एसोसिएशन नहीं होता। लेकिन हमारे नेताओं की समस्या यह कि वो संसद पहले भेजते हैं, विधानसभा पहले भेजते हैं, और बगैर आइडियोलॉजी को आप लंबे समय तक राजनीति में सस्टेन नहीं कर सकते हैं। आखिर बीजेपी को सवर्ण समाज के लोग वोट क्यों ना दे? मुसलमान टाइट है, आरक्षण खत्म हो रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिल गया, गाय गोबर गौमूत्र को वो बढ़ावा दे रहे हैं, कास्ट सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं। तो सोचिए, उसके बाद भी सोचिए, आज गांधी जी की जयंती है, जिस गांधी जी ने पूना पैक्ट सबसे लंबा हंगर स्ट्राइक किया, जान की बाजी लगा दी, नहीं तो सोचिए शेड्यूल कास्ट के लोग कितना मजबूत होते अगर पूना पैक्ट हो जाता और 2 मतों का अधिकार मिल जाता। उसके बाद भी उनको लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ये कितना बड़ा। तो सोचिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं एक बात से दुखी हूं कि सबसे ज्यादा जो मैं पिछले 4-5 साल में मैंने महसूस किया है कि बहुजन समाज के लोग बोलने में हिचकिचाते हैं। जो बात है उसको बोलिए। हम लोग जो बोल रहे हैं, 90% लोगों के साथ यही समस्या। इस देश की सबसे बड़ी समस्या जाति है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या जाति है, जातिवाद है। सबसे बड़ा आतंकवाद जातिवाद है। सबसे ज्यादा हत्या जाति के नाम पर होता है, सबसे ज्यादा भेदभाव जाति के नाम पर होता है, सबसे ज्यादा गाली गलौज जाति के नाम पर होता है। इस देश में सारा काम जाति के नाम पर होता है। तो इस जातिवाद के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, इस जातिवाद के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक आप शर्माएंगे, सकुचाएंगे, और सुनिए, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको जाति के आधार पर शोषण करते हैं, जो जातिवादी हैं, जो मनुवादी हैं, उनसे आप सर्टिफिकेट की उम्मीद मत रखिए कि वो आपके लिए कालीन बिछाएंगे। ये लड़ाई अधिकारों की है, बराबरी की। और एक बात तय कीजिए, आपको हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई वर्चस्ववाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई वर्चस्ववाद के, देखिए, गलत आदमी वो होता है जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है, वर्चस्ववाद फैलाता है, दूसरे को अधिकार को छीनने के लिए लड़ता है। बहुजन समाज की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बराबरी के लिए है, समानता के लिए है,
वर्चस्ववाद के खिलाफ है। हम लोग क्या चाहते हैं कि इस देश में जाति और धर्म के नाम पर शोषण न हो, सबको बराबर का मौका मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको बराबर का सम्मान मिले, और यही हमारा संविधान कहता है। तो हमारी लड़ाई किसी को नीचे दिखाने की नहीं है, हमारी लड़ाई बराबरी की है, समानता के, इक्वालिटी के। इसलिए आपको शर्म भी आनी नहीं चाहिए। इतिहास आपके साथ है। आज सोचिए, बुद्ध को कितनी तकलीफें हुई, तथागत बुद्ध को, कबीर साहब को कितनी तकलीफ हुई, रविदास महाराज को कितनी तकलीफें हुई, मानवर कांसी राम साहब को कितनी तकलीफें हुई, फूले पेरियार अंबेडकर को कितनी तकलीफें हुई, संत गाडगे को कितनी तकलीफें हुई। लेकिन ये सब लोग इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने जाएंगे। आज दिलीप मंडल को कितनी तकलीफें हो रही है, हम लोग को कितनी गालियां पड़ रही है। तो आज के डेट में समझिए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जगदेव बाबू ने कहा है, पहली पीढ़ी जेल मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बहुजन समाज की लड़ाई न्याय की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, इक्वालिटी की लड़ाई है, फ्रेटर्निटी की लड़ाई है, महिला अधिकार की लड़ाई है। इसलिए हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नैतिक रूप से सही हैं, सामाजिक रूप से सही हैं। इसलिए कौन लोग हमें गाली दे रहे हैं, जो जातिवाद कर रहे हैं, जो जाति की वजह से हमें गाली दे रहे हैं, उनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो संसाधन है, और हर बहुजन समाज के एक युवा को घर से निकलना पड़ेगा, सोशल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। नहीं तो अगर आप सब लोग चुप रहेंगे तो जातिवाद नहीं जाएगा। 2000-3000 सालों का जो जातिवाद है, ये जो शोषण है, इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम सब लोगों को डेमोक्रेटिक सिस्टम से, संवैधानिक तरीके से, बुद्ध का रास्ता, अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा, ताकि ये मुल्क बेहतर मुल्क बन सके, ताकि ये देश बेहतर देश बन सके, ताकि हम लोग एक इंसान के तौर पे और बेहतर हों। और हमेशा इस देश के तमाम डेमोक्रेटिक सिस्टम का सम्मान कीजिए, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, कॉलेज, जो जितने इंस्टीट्यूशन है, हमारी भले भागीदारी नहीं है, लेकिन हम लोग का सम्मान करना चाहिए, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहां डाइवर्सिटी आए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग भी लोकतंत्र और इस संविधान के खिलाफ बात करते हैं, वो आपके दुश्मन हैं, समझ लीजिए। क्योंकि बहुजन समाज को जो भी अधिकार मिलेगा, वो बाबा साहब के संविधान के रास्ते पर ही चल के मिलेगा, कलम के रास्ते ही मिलेगा। कभी भी हिंसा, छुआछूत, भेदभाव, गैर बराबरी के साथ खड़े मत होइए। बाबा साहब का जो बताया रास्ता है, फूले पेरियार अंबेडकर का जो बताया रास्ता है, मान्यवर साहब का जो बताया रास्ता है, जगदेव बाबू का जो बताया हुआ रास्ता है, जो फातिमा शेख का बताया हुआ रास्ता है, जो तमाम गुरु नानक साहब का जो बताया हुआ रास्ता है, गुरु गोविंद सिंह जी साहब का जो बताया हुआ रास्ता है, हमें उसी के आधार पे इस देश को बेहतर मुल्क बनाना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी और संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, ताकि मानव मानव एक समान, जो संत घासीदास जी ने कहा था। तो बहुजन समाज का बहुत ही मानवीय, बराबरी वाला इतिहास है, और हमको उसी रास्ते पर चलना है। लेकिन बस आपको वोकल होना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी बात करनी पड़ेगी डेमोक्रेटिक तरीके से। और शब्दों में शक्ति है। जिस दिन बहुजन समाज बोलना सीख गया, लिखना सीख गया, बहुजन समाज अपने हक अधिकार को भी सुरक्षित करेगा, इस देश को भी शानदार बनाएगा। क्योंकि इस देश को बनाने में इस देश का 90% आबादी जो सड़कें बनाता है, जो बिल्डिंगें बनाता है, जो खेती करता है, जो किसान जातियां, उनका योगदान ज्यादा है। क्योंकि बिना कुछ लिए किसानों ने, मजदूरों ने इस देश को सींचा है। और अब नैतिक जिम्मेदारी इस देश के पढ़े लिखे लोगों पर, जो सबसे एलीट लोग हैं, जिनका कब्जा है व्हाइट कॉलर जॉब पर, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में कब्जा जमाए हुए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोग इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के शोषित वंचित लोगों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाए, वहां तक ले जाए, उनको पढ़ने का मौका दे, खेलने का मौका दे, तमाम संसाधन मुहैया कराया जाए। तभी आप एक देश के रूप में विकसित देश और शानदार मुल्क बनेंगे। अपने अपने स्वार्थों से ऊपर हटके हम सब लोगों को
इस देश को बेहतर बनाने के लिए जातिवाद, संप्रदायवाद, धार्मिक कट्टरता, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ खड़ा होना होगा और हर तरह के अन्याय, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो या लिंग के आधार पर हो, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और संवैधानिक रास्ता, डेमोक्रेटिक सिस्टम और अहिंसा, जो बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है, उस पर हमको चलना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पूरी लड़ाई है वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता के लिए है, वर्चस्ववाद के खिलाफ है, वर्चस्व के लिए नहीं है। तो शोषण के खिलाफ लड़िए और भूल कर भी, चाहे आपका जितना शोषण हो, कभी भी शोषक बनने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, 2024 की लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल, सामाजिक न्याय वर्सेस कमंडल की होगी। ये गांठ बांध के लिख लीजिए, क्योंकि इस देश का बहुजन जग गया है और वो बोलने लगा है, बात करने लगा है, लिखने लगा है। अगर एक बार रामलीला मैदान में इस देश के तमाम बहुजन दल के नेता खड़े हो जाए एक मंच पर, तो ये देश और बेहतर मुल्क हो जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।